हेलो एवरीवन, क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना पांदी भैया और आज तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूं इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स की थ्योरी का सारा मटेरियल। बहुत प्यार दिया तुम लोगों ने पार्टनरशिप वाली वीडियो पे और आज हम लोग कवर करेंगे किस तरीके से हम लोग शेयर्स और डिबेंचर्स के जो एमसीक्यूज असर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसको अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किया और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है एप्लीकेबल एक्ट। कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, दिस इज नॉट द फर्स्ट एक्ट। इंडियन कंपनीज एक्ट पहले भी रहे हैं 1956 में। अभी एप्लीकेबल कौन सा है? 2013। कंपनी क्या होती है? कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर्म बाय एसोसिएशन ऑफ पर्सन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर अंडरटेकिंग अ बिजनेस वेंचर। ठीक है, मीनिंग है बेसिकली, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये अब पूछ लिया जाएगा इसमें कंपनी जो है, ठीक है, डिफाइन कौन से एक्ट में की गई है? तो कंपनीज एक्ट 2013 में की है। कैसे डिफाइन की गई है? इट मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो इस एक्ट की या प्रीवियस एक्ट की दोनों ही आपकी कंपनीज काउंट करी जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि 2013 से पहले कंपनीज नहीं होती थी वो दूसरे एक्ट में रजिस्टर्ड थी। 2013 के बाद से जितनी भी कंपनीज आ रही हैं वो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो कंपल्सरी इनकॉर्पोरेशन, देयर इज नो कंपनी विच कैन बी फॉर्म विदाउट इनकॉर्पोरेशन। प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन यानी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही कंपनी फॉर्म हो सकती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट मींस ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट हियर। कंपनी हैज इट्स ओन आइडेंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन यानी कंपनी कैन डू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टीज परचेज कर सकती है, अपने नाम से लोन ले सकती है, तो एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मेंबर्स में कम एंड गो, बट कंपनी जो है लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती रहती है, बिकॉज शेयर्स आगे उनकी फैमिली को पास हो जाएंगे। कंपनी कब क्लोज होती है? जब उसको लीगल प्रोसेस फॉलो करके आप वाइंड अप करोगे। लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। ठीक है, हमारे यहाँ जितनी कंपनीज जिनके आगे लिमिटेड लिखा होता है उनका मतलब ये है उनमें सब मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड रहेगी। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कुछ कंपनीज को छोड़ देते हैं, अदरवाइज आपकी कंपनीज जो हमारी पब्लिक कंपनीज होती हैं उनमें शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। प्राइवेट कंपनी अगर होगी तो उसमें फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, बहुत बार डिस्कस किया गया है, पहले भी है, बिजनेस में भी किया है तुम लोगों ने। ठीक है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल सिंपली मींस ओनर्स अलग है। कौन होते हैं कंपनी के ओनर्स? शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन मैनेज कौन करते हैं? डायरेक्टर्स। जो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी। तो यहाँ पे ओनरशिप एंड कंट्रोल जो है वो डिफरेंट रहते हैं। एंड कॉमन सील, अब ये इसके ऊपर ना कंफ्यूज मत होना कि कॉमन सील होती है कुछ कंपनीज में नहीं होती है। अगर है तो सिग्नेचर्स की तरह कॉमन सील यूज होगी, बट अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कई जगह पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया। टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात करते हैं। फर्स्ट इज अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें सारे मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाला फैक्टर हो गया, इसलिए लोग इसके चक्कर में पड़ते नहीं है। ठीक है, लिमिटेड कंपनीज जहां पे जो लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? लिमिटेड। कितनी? या तो लिमिटेड बाय गारंटी कि मेंबर्स ने वहां एक पर्टिकुलर अमाउंट की गारंटी दे रखी होगी, तो जब वाइंड अप होगी तो क्रेडिटर्स को उतने रुपए लोग पे कर देंगे। बट हम लोग मोस्टली जो सुनते हैं कंपनी वो कौन सी होती है? लिमिटेड बाय शेयर, जिसमें लायबिलिटी कहां तक रिस्ट्रिक्ट हो जाती है? जितना अमाउंट ऑफ शेयर आपने परचेज किया है उतना ही अमाउंट आपको पे करना है, उसी के लिए आप लायबल है। कुछ पेंडिंग रह गया तो वो और आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगेन इसमें तीन टाइप की कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक एंड वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी में डिफरेंस हो गया है। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें, प्राइवेट कंपनी में 2 से 200। ठीक है, मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम इट कैन गो टू 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे उतने आप मेंबर्स रख सकते हो उसमें। बट वन पर्सन कंपनी एज द नेम सजेस्ट केवल एक सिंगल पर्सन के लिए होगी। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अभी पीछे भी बताया था। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। पब्लिक कंपनी में अगर लिस्टेड कंपनी है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अनलिस्टेड कंपनी है, अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, वन पर्सन कंपनी में यू कैन नॉट ट्रांसफर शेयर्स टू एनीवन। ठीक है, वरना वो वन पर्सन रहेगी नहीं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 चाहिए। ठीक है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 चाहिए, वन पर्सन कंपनी में मिनिमम 1, मैक्सिमम तीनों में 15 डायरेक्टर्स जा सकते हैं। नेम, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कोई कंपनी प्राइवेट है, पब्लिक है, वन पर्सन कंपनी? प्राइवेट कंपनी के एंड में क्या लिखा होता है? प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी के एंड में लिखा होगा केवल लिमिटेड। केवल लिमिटेड है तो पब्लिक कंपनी, एंड अगर ओपीसी लिखा हुआ तो दैट इज अ वन पर्सन कंपनी। पब्लिक सब्सक्रिप्शन, दैट मींस कैन दे इशू देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक? तो
ओनली पब्लिक कंपनी कैन इशू देयर शेयर्स और सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक। तो वही हमारा पूरा सब्जेक्ट मैटर रहेगा आपके दोनों चैप्टर्स के लिए। बाकी दोनों कंपनीज जो है वो अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। अच्छा, कुछ टर्म्स देख ले रहे हैं। प्रमोटर्स, ठीक है, प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को स्टार्ट करवाते हैं, वो इंडिविजुअल्स, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो एसोसिएशन ऑफ पीपल जो अंडरटेक करता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, तो वो जो पूरा उसका इनकॉर्पोरेशन तक का प्रोसेस लेके चलते हैं, दोस पीपल आर कॉल्ड प्रमोटर्स। इनको अगर हम शेयर्स देते हैं तो उस कॉस्ट को नाम दिया जाता है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है कि जब पब्लिक सब्सक्रिप्शन इशू हम कर रहे हैं, पब्लिक इशू किया नहीं, पब्लिक के लिए हमने शेयर इशू किए, तो एटलीस्ट 90% पीपल शुड 90% ऑफ दोस शेयर्स शुड बी अप्लाइड बाय द जनरल पब्लिक। ठीक है, किसने बोला है? ये सेबी ने बोला है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्लियरली बोला है कि 90% एप्लीकेशन आपकी सब्सक्राइब हो जानी चाहिए। 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं तो एटलीस्ट 90,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो क्या होगा? यू हैव टू रिफंड ऑल दैट अमाउंट विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। आपको 15 दिन में पैसे वापस करने हैं, ठीक है, वरना आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। क्यों करते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन क्यों रखी गई? सो दैट आगे चल के बीच आपने भी पैसे कम में काम स्टार्ट कर दिया, बाद में अटक गए, तो पैसे पब्लिक के थे ना, तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, दैट्स व्हाई सेबी ने कंडीशन रख दी 90% इशू सब्सक्राइब होना कंपलसरी है। शेयर कैपिटल, ठीक है, कंपनी की पूरी कैपिटल को हमने डिवाइड किया स्मॉलर पार्ट्स में, ईच पार्ट इज नोन एज शेयर, पता है। अब शेयर कैपिटल के कितने हम लोग क्लासिफिकेशन में आते हैं एज पर शेड्यूल 3। फर्स्ट इज ऑथराइज कैपिटल। ये क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर जो एक कंपनी ऑथराइज्ड है इशू करने के लिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था हम लोगों ने क्लास 11 में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितने नंबर ऑफ शेयर्स, जितना अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल लिखा हुआ होता है कि इतने अमाउंट से हम कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, वो होती है ऑथराइज कैपिटल। इसी को हम लोग नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है? जितने शेयर्स आपने इशू किए, आपकी लिमिट है 1 करोड़ शेयर्स इशू करने की, आपने केवल 50 लाख शेयर इशू किए, तो द नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू हैव एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक, जिसके लिए आपने प्रोस्पेक्टस निकाली या प्राइवेटली आपने किसी को प्लेस किए शेयर्स, तो पब्लिक के लिए जितने शेयर्स मार्केट में निकाल दिए, इशूड शेयर कैपिटल। उसमें से पब्लिक ने कितने शेयर्स परचेज किए, वो होती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। आपने 50 लाख शेयर्स इशू किए, पीपल अप्लाइड फॉर 49 लाख शेयर्स, तो जितने शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, जितने शेयर्स लिए लोगों ने पैसा दिया, सब्सक्राइब कैपिटल। इट कैन बी ऑफ टू टाइप, फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। जिसमें पूरा पैसा आ जाएगा फुल्ली पेड अप, जिसमें नहीं आएगा नॉट फुल्ली पेड अप। कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। कॉल्ड, देखो, कॉल्ड अप मींस आपने कितना कॉल किया। शेयर वाज ऑफ 10 रुपीज, यू हैव कॉल्ड ओनली 8 रुपीज टिल दिस डेट। आपने लास्ट की फाइनल कॉल के 2 रुपीज कॉल नहीं किए, तो जितने रुपए तुम मांग चुके हो, जितने उन्होंने कॉल की है, वो होती है कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन उसमें से अगर हम माइनस कर दें कॉल्स इन अरियर, यानी कि अगर कुछ पैसा किसी ने नहीं दिया, हमने मांगे हैं टोटल 80 लाख एंड व्हाट वी हैव रिसीव्ड इज 79 लाख, 1 लाख रह गया ना, तो 80 लाख जो तुमने मांगे वो कॉल्ड अप कैपिटल, जो तुम्हें मिला 79 लाख वो पेड अप कैपिटल। क्लियर हो गया? फिर एक आता है रिजर्व कैपिटल। अब यहां कंफ्यूजन होता है, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दोनों डिफरेंट चीजें हैं। कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड आउट ऑफ गेन्स, इररेगुलर प्रॉफिट, कैपिटल नेचर प्रॉफिट जो आप बनाते हो, वो कैपिटल रिजर्व होता है, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस में शो होता है। रिजर्व कैपिटल ऑन द अदर हैंड क्या होती है? ऐसी कैपिटल जो रिजर्व में आपने रखी हुई है। इट इज दैट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल व्हिच कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। केवल जब कंपनी बंद होती है तो उस टाइम पे रिजर्व कैपिटल को कॉल करते हैं कि भाई आप लोगों के कुछ पैसे हमने तब नहीं मांगे थे अभी तक, अब कंपनी बंद होने का टाइम हो गया, कंपनी के पास अब पैसे नहीं है, तो उस टाइम पे जितने शेयर होल्डर्स जिनके ऊपर रिजर्व कैपिटल का क्लॉज एप्लीकेबल था, उनसे पैसे लिए जाते हैं। एंड ये किसके लिए यूज होते हैं? क्रेडिटर्स को पे बैक करने के लिए यूज होते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर दो टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जिनको प्रेफरेंस मिलती है। किस चीज में प्रेफरेंस मिलती है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड आल्सो एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज वाइंडिंग अप। दो टाइम पे इनको प्रेफरेंस मिलती है, इसलिए इनको हम प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। इन पे जो डिविडेंड होता है वो फिक्स रेट पे दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड इक्विटी शेयर होते हैं सबसे सादे शेयर, ठीक है, सादा जीवन उच्च विचार, सबसे हाई रिस्क वाले होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाई प्रॉफिट वाले भी यही होते हैं। इनके ऊपर वल्नरेबिलिटी बहुत हाई होती है, इनको कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रहा होता है, इनका कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है, ठीक है। सबसे लास्ट में रेसिडुअल इनकम ये गेन करते हैं, ठीक है, कम हुई तो इनकी, ज्यादा हुई तो इनकी।
कुछ टर्म्स और इसमें थोड़ा बहुत हो जाता है कई बार कि भूल जाते हैं, ध्यान से देखना, इसको मिस मत करना बिल्कुल भी। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स देखो क्या है, आपने जितना पूरा सिलेबस पढ़ा है ना, कंपनी ने इशू किए शेयर्स वो जनरल पब्लिक के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने शेयर्स किसी अपने जानने वाले को या किसी बड़े बिजनेसमैन को प्राइवेटली जाके अपना ऑफर दूं, ठीक है, शार्क टैंक देखे ना, प्राइवेटली वी आर ऑफरिंग देम कि आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करिए, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट है जिसमें हम जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, वन ऑन वन किसी से बात कर रहे हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट जब सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन या किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को हम शेयर्स देते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने की एक टेक्निक है, ठीक है, ये भी प्राइवेटली प्लेस कर रहे हो, लेकिन क्या एक स्कीम है टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज, कि हमने उनको ऑप्शन दिया कि आप एक साल हमारे यहाँ काम कर लो, आप रेगुलर अगर काम करते रहोगे तो हम आपको एक प्री डिफाइंड रेट पे, जो कि मार्केट रेट से कम रहेगा, उस पे आपको शेयर्स खरीदने का मौका दे देंगे, चॉइस दे देंगे इफ यू वांट टू बाय, ठीक है। तो इट इज अ प्लान फॉर ग्रांटिंग ऑप्शन टू सब्सक्राइब शेयर्स बाय एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज डायरेक्टर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑन द अदर हैंड क्या होते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा टर्म है, ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ चॉइस टू ऑल द एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स वर्किंग इन द कंपनी टू मोटिवेट देम। स्वेट इक्विटी शेयर्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर किसी डायरेक्टर ने, जरूरी नहीं आपकी कंपनी का, कहीं से कोई और पर्सन भी हो सकता है, या किसी एम्प्लॉय ने आपको टेक्निकल नो हाउ अरेंज करने में, किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक्वायर करने के लिए हेल्प आउट किया, तो उसको ऑनर करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको बदले में शेयर्स दे सकते हो अपनी कंपनी को, ठीक है। तो जो अपनी कंपनी के शेयर्स आपने उनको दिए फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ या मेकिंग आईपीआर अवेलेबल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अवेलेबल, उसके बदले में जो हम शेयर्स देते हैं, दोज आर नोन एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। और ये किस पे होते हैं, यूजुअली ये भी डिस्काउंटेड रेट पे ही किया जाता है। अच्छा, अब शेयर्स इशू करने के लिए कितने तरीके हैं, या तो एट पार होंगे या एट प्रीमियम होंगे। एट पार मींस अगर उसका प्रिंटेड रेट जो नॉमिनल प्राइस है वो 10 है, तुमने 10 में इशू किया है। ऑन द अदर हैंड प्रीमियम मींस कि आपने उससे हायर रेट पे, जितना उसका नॉमिनल रेट है उससे हायर रेट पे शेयर इशू किए हैं। जो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे हम इशू करते हैं वो कहा जाता है एक्स्ट्रा अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जितना 10 का शेयर अगर आपने 12 में इशू किया तो एक्स्ट्रा 2 रुपीज विल गो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसका करेंगे क्या फिर बाद में, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपने क्रिएट किया, कौन सी हेडिंग में जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड में। किस लिए यूज हो सकता है, 5 यूजेस हैं, याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। किस पर्पस के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, आपके शेयर इशू एक्सपेंसेस जो भी हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, हमने पढ़ा है ना डिबेंचर्स में, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसको राइट ऑफ करने के लिए, अपने शेयर्स मार्केट से वापस बाय बैक करने के लिए, एंड फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए। फुल्ली पेड याद रखना, पार्टली पेड नहीं, फुल्ली पेड, यानी कि ऐसे बोनस शेयर जिनमें हम अपने शोल्डर से पैसा दोबारा नहीं लेंगे। इन पर्पस के लिए सिक्योरिटीज यूज कर सकते हैं, और केवल इन्हीं पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और पर्पस नहीं है जिसके लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को छेड़ोगे, ठीक है। सेक्शन 53 क्या कहता है, इट डज नॉट अलाउ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। इसने आप बोल दिया है भैया शेयर्स जो है डिस्काउंट पे इशू नहीं होंगे। 54 वाले ने कहा डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, लेकिन कब करोगे, केवल और केवल अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर्स की तरह इशू कर रहे हो तब आप डिस्काउंट पे इशू करोगे, वरना आप डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं करोगे। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। कंपनीज एक्ट ने एक बात बोली थी, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ना एप्लीकेशन मनी इतना है, अलॉटमेंट मनी इतना है, फर्स्ट कॉल इतना है, तो एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। जितना भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, अगर 10 रुपीज है तो 10 रुपीज का 5% यानी एटलीस्ट 50 पैसा होना चाहिए। बट सेबी की गाइडलाइन जो उसको आगे चेंज करती है वो ये कहती है, इट शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ इशू प्राइस। देखो डिफरेंस, दो चीजों को याद रखना है। पुराना क्या है, जो कंपनीज एक्ट ने बोला 5% बोला है, सेबी ने 25% बोला है। इन्होंने नॉमिनल वैल्यू का 5% बोला था, इन्होंने इशू प्राइस का 25% बोला है। यानी इफ वी आर ऑफरिंग द शेयर फॉर 30 रुपीज, द नॉमिनल प्राइस इज 10 रुपीज बट वी आर ऑफरिंग इट फॉर 30 रुपीज, सो द amount of application should not be less than 25% of 30, not 10। तो 7.5 रुपए 7.5 मिनिमम एप्लीकेशन मनी आपका रहेगा। किसने बोला है, सेबी ने बोला है। कंपनीज एक्ट 5% बोल रहा है मिनिमम होना चाहिए, किसका, नॉमिनल वैल्यू का, लेकिन सेबी की गाइडलाइंस क्या बोल रही है, 25% ऑफ इशू प्राइस। अच्छा, यहां पे ध्यान रखना है, टेबल एफ ने क्या बोला है, आपकी 2 कॉल्स के बीच में एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होना चाहिए, ठीक है।
एक जो भी कॉल है वो 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर से ज्यादा वैल्यू की आप नहीं रखोगे और अपने मेंबर्स को एटलीस्ट 14 डेज का नोटिस दोगे कि आप अपने शेयर्स का पैसा अपना पे कर दीजिए। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर मींस आपका पैसा जो आपने मांगा और मिला नहीं, 14 डेज नोटिस दे दिया हमने शेयर होल्डर को, भाई पैसे भिजवा देना, उसके बाद भी उसने पैसे नहीं भेजे, ठीक है, द अमाउंट विच इज कॉल्ड बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, तो उसको हम टर्म यूज करेंगे कॉल्स इन अरियर। शो कहां होगा बैलेंस शीट में? शेयर कैपिटल में, जहां इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल नीचे आ गया, सब्सक्राइब कैपिटल उसमें होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, वहां माइनस कर लेंगे शेयर कैपिटल के अमाउंट से। इस पे इंटरेस्ट पे किया जाता है 10% पर एनम। कैलकुलेशन नहीं आएगी एग्जाम में बट परसेंटेज याद रखिएगा। कॉल्स इन एडवांस क्या है? कुछ लोग ज्यादा जल्दी में थे, बहुत जल्दी, अरे फटाफट, जैसे अभी 2x पे चला रहे होंगे कई लोग, तो इनको भी बहुत जल्दी थी, इन्होंने क्या बोला कि आपने अलॉटमेंट मांगी, आप अलॉटमेंट के पैसे भी रखो, फर्स्ट कॉल भी रखो, फाइनल कॉल भी रखो, सारे पैसे अभी रख लो। तो जो पैसा ड्यू डेट से पहले रिसीव हो गया, हमने कॉल भी नहीं किया, हमने ड्यू भी नहीं किया, उससे पहले अगर रिसीव हो गया तो दैट विल बी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, बट ये शेयर कैपिटल में शो नहीं होता है बैलेंस शीट में। दिस विल बी शोन अंडर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में भी अदर करंट लायबिलिटी में शो करेंगे कॉल्स इन एडवांस। कितना परसेंट इंटरेस्ट इसके ऊपर है? 12% पर एनम का इंटरेस्ट इस पे पे होता है। अच्छा, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, और एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन। I have issued 1 lakh shares. My company has issued 1 lakh shares. So 1 lakh ही लोगों ने खरीद लिए, मैंने इशू किए 1 लाख एंड पीपल अप्लाइड फॉर 1 लाख शेयर्स, दैट इज फुल सब्सक्रिप्शन। 1 लाख से कम अगर आ रहे हैं, ठीक है, 1 लाख से कम अगर आ रहे हैं, सपोज 95,000 की एप्लीकेशन आ रही हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, 85 की आएगी तो क्या होगा? कमेंट करना जरा। 85 से अगर 85,000 की एप्लीकेशन आ गई 1 लाख शेयर्स पे तो क्या करेंगे? 1 लाख से अगर ज्यादा एप्लीकेशन आती है, हमने इशू किया 1 लाख शेयर्स बट एप्लीकेशन 1 लाख से ज्यादा, सपोज 1,20,000 एप्लीकेशन आ गई, तो दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। जितने हमने इशू किए उससे ज्यादा सब्सक्राइब हो गए, ठीक है। अब जब ओवर सब्सक्राइब होता है तो कंपनी के पास को 3 ऑप्शन है, कुछ एप्लीकेशंस को फुल्ली एक्सेप्ट करे, बाकी सबको रिजेक्ट कर दे। 1 लाख को एक्सेप्ट करे, 20,000 रिजेक्ट कर दिए, सबको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया जाए, सबको प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर दिया कि 1,20,000 के बदले आपको 1 लाख शेयर्स मिलेंगे, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है, कुछ को रिजेक्ट कर दें, कुछ को फुल कर दें, और कुछ लोगों को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया जाए। तो ये 3 ऑल्टरनेटिव्स कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इट प्रोराटा अलॉटमेंट मींस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू द शेयर अप्लाइड बाय द एप्लीकेंट्स। प्रोराटा अलॉटमेंट याद रखना केवल कब यूज होता है? जब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, अगर शेयर्स ओवर सब्सक्राइब है तभी प्रोराटा होगा, वरना प्रोराटा नहीं है। अच्छा, कंसिडरेशन अदर देन कैश, हमने मशीन खरीदी, हमने बिल्डिंग खरीदी, पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया एंड उसके अगेंस्ट अगर आप शेयर दे रहे हो तो दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैसे निकालते हैं इसके? नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने को, देखो एमसीक्यू में ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करो। क्या करना है, इसमें गलती हो जाती है, हम लोग डिवाइड गलत करते हैं। आपको अमाउंट पेएबल लेना है, कितने रुपए पे करने हैं, ठीक है, और उस अमाउंट पेएबल को आपने इशू प्राइस से डिवाइड करना है, ध्यान रखना वर्ड इशू प्राइस से। शेयर कितने का है डजंट मैटर, ठीक है। क्या करना है, सपोज आपको 5,50,000 पे करना है, तो डिवाइडेड बाय 10 का शेयर है तो 10 नहीं, अगर बोला एट पार तो 10, अगर बोला एट प्रीमियम, जितना प्रीमियम बोला है, सपोज 5 रुपीज का प्रीमियम बोला है तो 5 ऐड करोगे, ठीक है। अगर डिबेंचर होगा उसमें भी ऐसे किया जाता है, पार है तो नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम है तो उतना ऐड कर लीजिए नीचे, और अगर डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू होगा तो उतना ही आप इसमें माइनस कर लोगे, ठीक है। तो जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि देखो परचेज कंसिडरेशन जो आपने पे किया, ठीक है, वो यूजुअली क्वेश्चन में कैसे निकालते हो आप? जितनी एसेट्स है माइनस लायबिलिटी। आई एम टेकिंग ओवर एसेट्स ऑफ 10 लाख एंड लायबिलिटीज मेरी 2 लाख की है, तो परचेज कंसिडरेशन इज 8 लाख। बट कुछ क्वेश्चंस में परचेज कंसिडरेशन मतलब कितना अमाउंट आपने पे करना है वो क्लियरली गिवन होता है कि 9 लाख पे करना है, 7 लाख, तो मेरे अकॉर्डिंग बन रहा था 8 लाख पे करना है, 10 लाख की एसेट्स, 2 लाख की लायबिलिटी, मुझे 8 लाख रुपए पे करने हैं। अगर इतना इन्फॉर्मेशन नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन है तो आप 8 लाख लिखोगे परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन कहते हैं कि आपको 9 लाख परचेज कंसिडरेशन देनी है या आपको 7 लाख परचेज कंसिडरेशन देनी है। अगर परचेज कंसिडरेशन स्पेसिफाइड है तो आपको क्या देखना है, अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, द पर्सन इज पेइंग 9 लाख, एसेट्स बन रही है 8 लाख की, बट द पर्सन इज पेइंग 9 लाख, तो वो एक्स्ट्रा 1 लाख किसका अमाउंट होगा? वो गुडविल में जाएगा, ठीक है। हमने उसको ज्यादा पेमेंट किया बिकॉज उसकी रेपुटेशन की वजह से।
और इन केस आपने उसके 8 लाख की एसेट टेक ओवर करी और केवल 7 लाख दिया तो आपका गेन हो गया, दैट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बट क्वेश्चन में या तो गुडविल होगी या कैपिटल रिजर्व बनेगा, ऐसा नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों आपके वहां पे एडजस्ट हो जाए। बैलेंसिंग फिगर जो आप कैलकुलेट करोगे, आइदर गुडविल, डेबिट में अमाउंट कम हो रहा है तो गुडविल, क्रेडिट में कम होगा तो कैपिटल रिजर्व में आएगा। फोर फ्यूचर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, कॉल, कुछ भी पैसे आपने मांगे और नहीं मिले तो उसको बोलते हैं हम लोग फोरफीट कर दिया, हमने शेयर्स कैंसिल कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइमली पेमेंट नहीं किया, हमारे बहुत कहने के बाद भी पेमेंट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करते हैं, जो हमने फोरफीट किया उनको हम बाद में क्या करते हैं, री इशू करते हैं। अपने पास रख के भी क्या करेंगे, फोरफीचर में क्या ध्यान रखना होता है, जितने पैसे शेयर होल्डर दे चुका था वो हम उसको वापस नहीं करेंगे। जितने शेयर्स के पैसे आपने रिसीव कर लिए हैं, जो आपने शेयर्स कैंसिल किए, जो आप पहले रिसीव कर चुके हो, वो आप रिटर्न नहीं करोगे, दैट इज अ गेन फॉर यू। बाद में लेकिन उसको यूज कर सकते हो, जब आप री इशू करोगे वही शेयर किसी और को बेचोगे तो आप उसको डिस्काउंट दे सकते हो। आपने एक शेयर 10 का था, द पर्सन पेड यू, ठीक है ध्यान से देखना इसको, द शेयर वॉज ऑफ 10 रुपीज, द पर्सन पेड यू 7, उसके उसने 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी, आपने कहा ठीक है बेटा मत दो तुम पैसे, हम कर देंगे तुम्हारे शेयर कैंसिल, आपने शेयर कर दिए फोरफीट, तो 7 रुपए आपने उससे रख लिए, आप उसको वापस नहीं कर रहे हो 7 रुपए, वो रोए जा रहा कि मेरे 7 रुपए वापस करो, आप होगे नहीं मिलेंगे, तूने 3 नहीं दिए हम तेरे 7 भी वापस नहीं करेंगे, आपने वो पैसा रख लिया। अभी आपका क्या गेन है, अब आप किसी और को वो शेयर बेचने गए, ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो 7 रुपए में से कुछ रुपए, 10 का शेयर है ना, 7 रुपए डिस्काउंट की तरह यूज कर सकते हो। आप चाहो तो 10 का शेयर 9 में दो, 8 में दो, 7 में दो, 6 में दो, 5 में दो, 4 में दो, 3 में दो, 3 से नीचे नहीं जाएंगे। क्यों? हमारे पास कितने रुपए हमने कमा लिए थे, 7 रुपए कमा लिए थे, तो इतना डिस्काउंट हम दे सकते हैं। आउट ऑफ 10 वी हैव रिसीव्ड 7 रुपीज, तो 7 रुपीज इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट जो रहेगा वो रहेगा जितना हम रिसीव कर चुके हैं। तो मिनिमम प्राइस हम कितने में इशू करेंगे, 10 माइनस 7, 3 रुपीज में मिनिमम हम उसको इशू कर सकते हैं। आगे देखते हैं, शेयर्स में इतने पोर्शन आपके लिए बहुत है, इतना अच्छे से कर जाओगे आराम से नंबर स्कोर कर लोगे। डिवेंचर्स की अगर हम बात करें तो डिवेंचर्स क्या होते हैं, रिटन इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट गिवन बाय द कंपनी है, जो क्या एक्नॉलेजमेंट का काम करता है कि हाँ भाई कंपनी ने जो है लोन ले रखा है आपसे। ठीक है, कितने टाइप के डिवेंचर्स होते हैं, इसमें कई बार गलती हो जाती है एग्जाम में कि कौन से टाइप ऑफ डिवेंचर है, क्योंकि एक एमसीक्यू बहुत बार आ जाता है टाइप ऑफ डिवेंचर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखो 8 टाइप के डिवेंचर्स हैं। सिक्योरिटी के टाइप से 2 टाइप के बनते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। केवल फर्स्ट वर्ड पे फोकस करो। सिक्योर्ड मींस जिसके लिए कुछ सिक्योरिटी रखी हुई, कोई एसेट्स गिरवी रखे गए होंगे। अनसिक्योर्ड मींस जिनके लिए हमने कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखा है। ठीक है, रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिडेम्पशन क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर। तो रिडीमेबल जिनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिडेम्पशन हो जाएगा, इररिडीमेबल जिनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिडेम्पशन अभी हमें होता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, इररिडीमेबल मींस जब कंपनी वाइंड अप होगी या एक बहुत सदियों के बाद कभी हमारा जब मन करेगा तब ये डिवेंचर रिडीम होंगे। इनका कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन अभी हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। तो जहां पे फिक्स टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होता है वो होते हैं रिडीमेबल डिवेंचर, और जिनका नहीं है वो हो जाते हैं आपके इररिडीमेबल डिवेंचर। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड या बेयरर डिवेंचर्स। रजिस्टर्ड होंगे जो कंपनी के पास रजिस्टर्ड है, कंपनी के पास जिनका नाम पता सब लिखा हुआ है, उनका इंटरेस्ट जो है उनका रीपेमेंट भी जब जाएगा तो उसी पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में जाएगा जिसका नेम वहां रजिस्टर्ड है। बियरर में क्या होता है, रजिस्टर्ड नहीं है, कंपनी पास नेम नहीं है, जिसके पास भी वो डिवेंचर्स होंगे। ठीक है, आपने किसी को कूट के उससे डिवेंचर हथिया लिए तो आप भी उसका इंटरेस्ट एक्वायर कर सकते हो। जो भी होल्ड करेगा, जो बियरर होगा उस डिवेंचर का, उसको उसका इंटरेस्ट, उसका रीपेमेंट मिलेगा। कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से बात करें तो कन्वर्टिबल होता है फुल्ली या पार्टली, और यहाँ एक होता है नॉन कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल यानी कि जब रिडेम्पशन होगा तो उनके पास चॉइस होगी कि आप अपने पूरे डिवेंचर का अमाउंट शेयर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, पार्टली में क्या होगा, कहेंगे आप 50% या 60% या कुछ भी एक परसेंटेज आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, चॉइस है, कंपल्जन नहीं है, आप कन्वर्ट कर सकते हो, बच्चा वो कैश लीजिए। नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है, जैसे ही आपका टाइम ड्यूरेशन होगा आपके अकाउंट में आपके पैसे भिजवा दिए जाएंगे, आप शेयर्स में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा यही होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, जिसमें हमने पैसे लिए पहले लोगों से एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि मोस्टली डिवेंचर कैसे होंगे, रिडीमेबल होंगे
और नॉन कन्वर्टेबल होंगे। रिडीमेबल यानी एक टाइम पीरियड बाद उनका पैसा वापस भी हो जाएगा, एंड पैसे वापस करें दैट सिंपली मींस कि वो कैसे होंगे, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स की। डिबेंचर कैश पे इशू होंगे या कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये तो हमें पता है। इसको कोलेटरल सिक्योरिटी में भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। कैश जैसे हम लोगों ने अभी शेयर्स का पढ़ा था, वैसे डिबेंचर्स कैश पे इशू होंगे। जैसे हमने शेयर्स पढ़े थे कंसिडरेशन अदर देन कैश, सेम वैसे डिबेंचर भी कंसिडरेशन अदर देन कैश पे इशू होंगे। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बनता है कोलेटरल सिक्योरिटी, भी आगे बताता हूँ कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है। ये इसका एक स्पेसिफिक केस है और डिबेंचर्स के केस में यहाँ पे आता है आपके। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की बात करें तो टर्म्स क्या है, डिबेंचर्स कैन बी इशूड इन थ्री वेज, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। शेयर किस पे होते थे, एट पार या एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते हैं, केवल कौन से इशू होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं एज पर सेक्शन 54, ठीक है। इधर बात करते हैं तो डिबेंचर पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे इशू होते हैं, बट जब रिडीम होंगे, रिडेम्पशन जब आप उसको करेंगे तो केवल एट पार या एट प्रीमियम होगा। डिबेंचर्स आर नॉट रिडीम्ड एट डिस्काउंट, ये गलती मत करके आना, बहुत बार गलत देखा पेपर में मैंने। अच्छा, कोलेटरल सिक्योरिटी पे आते हैं, क्या होता है, whenever a company takes loan from bank or any other financial institution, it may issue a debenture as secondary security, which is in addition to the primary security or principal security। आपने लोन लिया, बिल्डिंग गिरवी रखी या मशीन गिरवी रखी, बट एडिशनल सिक्योरिटी आपके बैंक ने आपसे मांग ली कि भैया एडिशनल क्या हो, कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे पाएंगे आप, तो आपने कहा डिबेंचर रख लो। अब डिबेंचर आपने उनको रखने के लिए दिए, आपने उनको इशू नहीं किए। तो ये जो डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी के जाते हैं, इट इज शोन एज अ डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, एंड इन पे कोई भी इंटरेस्ट पेएबल नहीं होता है, ठीक है। इट इज नोन एज इशू ऑफ डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी बिकॉज कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन लोन। आप ऑलरेडी लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो, आपने गिरवी रखे केवल डिबेंचर। अगर लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो डबल डबल इंटरेस्ट थोड़ी देते रहेंगे उनको। डिबेंचर्स जो कोलेटरल सिक्योरिटी में जाएंगे उन पे इंटरेस्ट पे नहीं होगा। कब इंटरेस्ट पे होता है, आपने लोन का पेमेंट नहीं किया, प्रिंसिपल सिक्योरिटी बेच के पैसे पूरे कंपनी रिकवर नहीं कर पाई, उसके बाद बैंक क्या आपको कहेगा, आपने जो डिबेंचर गिरवी रखे थे अब हमारे नाम पे ट्रांसफर करिए, इशू कर दीजिए। अब जब वो डिबेंचर उनके नाम पे इशू होंगे, उस ड्यूरेशन से उनको उस पे इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अच्छा आ गया पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है, जो एनुअल कंपलसरी ऑब्लिगेशन है कंपनी का कि डिबेंचर्स आपने इशू किए तो उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कंपलसरी पेमेंट करोगे, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। यूजुअली क्या होता है, हाफ ईयरली पे होता है, कभी कभी एनुअली भी पे हो सकता है, एंड इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट सिंपली मींस कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस, उसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना ही करना है, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक आता है, ठीक है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब आपने डिबेंचर इशू किए डिस्काउंट पे या रिडेम्पशन की एक टर्म एग्री करी कि आप उसको रिडीम करोगे एट प्रीमियम, तो फ्यूचर के लिए आपने एक लॉस अभी से एक्वायर किया, उसको हम लोग इन द ईयर ऑफ इशू, जिस ईयर में इशू किया है उसी ईयर में क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। थ्रू आउट द लाइफ नहीं करेंगे, पहले होता था थ्रू आउट द लाइफ उसको राइट ऑफ करते थे। अब जिस ईयर में आपने उसको इशू किया है सेम ईयर में राइट ऑफ करोगे। कहां से राइट ऑफ करोगे, सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से हम करेंगे, ठीक है। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल है तो पहले उससे लॉसेस राइट ऑफ होंगे। कौन से लॉसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। उसके बाद अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम इनसफिशिएंट है या है ही नहीं, तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से उसको यूज कर लोगे, ठीक है। तो इसके साथ आपका शेयर्स डिबेंचर्स का पूरा थ्योरी पोर्शन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने खत्म कर लिया है। पोर्शन को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना, अगर कहीं कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर कुछ भी डाउट कहीं पे रह जाता है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आज क्विज डालूंगा, कई सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे बेस्ड, मेक श्योर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये वीडियो शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स को जिनका भी ये रिविजन रह गया है, एंड please like the video and do practice. Stay blessed. Hope you all score 80 out of 80. Good luck.